नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। सीधे रुख करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जैसे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैनल, लॉयर्स का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल, उनमें से किसी के भी पास एक स्टार्टअप वाला बंदा जाके और उनकी मदद ले सकता है और वो मदद बिल्कुल फ्री होगी। मान लीजिए हमने एक पैनल बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, तो वो स्टार्टअप वाला जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है वो उस उनमें से किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा सकता है, उनसे मदद ले सकता है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी मदद देगा वो फ्री होगी। इसको दिल्ली सरकार उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देगी। तो इस तरह से किसी भी लीगल तरह के वो दिया जा सकता है। स्टार्टअप करने वालों को मार्केटिंग करने में मदद दी जाएगी, सोशल मीडिया में मदद दी जाएगी, पेटेंट या ट्रेडमार्क कैसे फाइल करने हैं उसमें मदद दी जाएगी, जीएसटी कैसे भरना है उसमें मदद दी जाएगी, इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए मदद की जाएगी, लोन लेने के लिए मदद की जाएगी, अलग अलग सरकारी विभागों से कैसे अप्रूवल लेनी है। इन सारी चीज़ों में, ढेर सारी चीज़ों में स्टार्टअप करने वाले युवा को दिल्ली सरकार फ्री में प्रोफेशनल और अलग अलग तरह की एक्सपर्ट मदद प्रोवाइड करेगी। ये सारी एजेंसी जो है उसको फ्री में मदद देंगी। एक और बड़ी मदद उनको की जाएगी कि सरकार जो सामान खरीदती है, सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है, उसमें भी स्टार्टअप्स के लिए अलग एक सुविधा होगी। उसमें नॉर्मली जैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं हम कोई सामान का, तो हम कहते हैं इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में स्टार्टअप के लिए हम ढिलाई कर देंगे ताकि जो माल के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, माल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर हम उनको मदद करेंगे। तो और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो कोई स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते पढ़ते उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो सरकार उसको अपनी पढ़ाई में 2 साल तक की छुट्टी भी देने के लिए तैयार है कि वो 2 साल की छुट्टी ले ले, अपना तैयारी प्रोडक्ट वगैरह पे लग जाए, वापस आके अपना कोर्स पूरा करके अपनी डिग्री ले जाए। तो उस पढ़ते पढ़ते कॉलेज के बच्चों को भी 1 से 2 साल तक की छुट्टी लेने की इजाज़त दी जाएगी। इसका प्रोसीजर ये होगा कि एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है, 20 लोगों की टास्क फोर्स। उसमें एक केवल गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, उसमें थोड़े से लोग एकेडमिक्स के होंगे 10% और 85% लोग प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग होंगे, बिजनेस के लोग होंगे। ये अगर कोई भी दिल्ली सरकार के स्टार्टअप में पॉलिसी में रजिस्टर करना चाहता है वो इस टास्क फोर्स को अप्लाई करेगा और ये टास्क फोर्स जो है फिर डिसाइड करेगी कि हमें इन्हें रजिस्टर करना है कि नहीं करना। तो मुझे लगता है कि इस स्टार्टअप पॉलिसी के बाद एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में स्टार्टअप्स का बूम आएगा और मैं उम्मीद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत करते हुए उसी से जुड़ी हुई जानकारियां देने के लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और बात उस साजिश की करेंगे जिसने सीमा पार से एक बार फिर से भारत को दहलाने की कोशिश की है। सांबा से करनाल तक नापाक साजिश को भारत ने डीरेल कर दिया है। पहले बात करनाल की करेंगे, जहां आज सुबह 4 बजे हरियाणा पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों के तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। संदिग्ध गाड़ी की तरफ बढ़ता रोबो, संदिग्ध गाड़ी का दरवाजा खोलता रोबो, संदिग्ध सामान पर डॉग स्क्वाड का पहरा। ये बड़ी आतंकी घटना के नाकाम होने की कहानी है। ये देश को दहलाने वाली साजिश का सबूत है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की, जहां पंजाब से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इसी इनोवा कार में आज सुबह 4 संदिग्ध आतंकी पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सुबह 4 बजे के करीब करनाल के मधुबन के पास 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और भूपिंदर हैं, ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की बीडीडीएस टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 आईडीज बरामद हुई है। हमारी बीडीडीएस टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। करनाल पुलिस ने इस इनोवा गाड़ी से 4 संदिग्ध आतंकवादियों के साथ
एक पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 आईईडी भी बरामद किए। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि करनाल साजिश के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन है। ये साजिश पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा ने रची थी। हरविंदर रिंदा ने पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर पहले ड्रोन से हथियार भेजे और ये चारों संदिग्ध आतंकी इन हथियारों को लेकर तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे, जब रास्ते में करनाल के पास मधुबन में इनको पकड़ा गया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे रिपोर्टर वरुण जैन करनाल कोर्ट से हमसे जुड़ रहे हैं। वरुण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये महाराष्ट्र के नांदेड़ क्यों जा रहे थे। क्या जानकारी है आपके पास इस समय का, क्या अपडेट? देखिए, सीआईए, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस सभी इन चारों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पहले मैं आपको बस्तारा का वो टोल प्लाजा दिखा दूं। इसी टोल प्लाजा पर जब करनाल पुलिस को पंजाब पुलिस से टिप ऑफ मिला था, उन्होंने यहाँ पर ट्रैप लगाया। सुबह करीब 4 बजे के आसपास जब इनोवा गाड़ी इसी टोल को क्रॉस कर रही थी, तभी हरियाणा पुलिस ने इस गाड़ी को कंट्रोल में ले लिया। जो चारों संदिग्ध थे उनको काबू कर लिया और जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में विस्फोटक इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ है। तेलंगाना के आदिलाबाद ये इस विस्फोटक को लेकर जा रहे थे। देखिए, पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि इनको सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जो लोकेशन थी वो भेजी गई थी। अगर आप देखेंगे, इससे पहले जब भी इस तरीके के संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, इसी तरह का पैटर्न होता है। उनको लोकेशन भेज दी जाती है, एक का काम होता है विस्फोटक को उस जगह पर पहुंचाना और एक दूसरा जो भी टीम होती है उसका काम होता है वहां से आके विस्फोटक को कलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल इनसे पूछताछ के बाद यही जानकारी मिली है कि इन्हें तेलंगाना के आदिलाबाद ले जाकर इस विस्फोटक को वहां पर छोड़ना था और इससे पहले भी एक बार और ये पंजाब से विस्फोटक को ले जाकर दूसरी जगह पर छोड़ चुके हैं। वहां पर कौन इनसे विस्फोटक को लेने के लिए आता, आखिरकार क्या क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, कौन कौन इनके निशाने पर थे, ये ऐसे कई सवाल है जो अब पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस जानती है और एक जो कंबाइंड टीम है वो पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। और साथ ही देखिए, जिस तरीके से लगातार बीएसएफ और जो आर्मी है वो इस बात को कहती आई है कि बॉर्डर से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार लगातार हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहा है। वरुण, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है। आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ेंगे और बात पाकिस्तान की एक और साजिश की करेंगे जो आज जम्मू के सांबा सेक्टर में एक्सपोज हुई है। बीएसएफ को फकीरा चौकी पर एक लंबी सुरंग मिली है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में मौजूद है। इस सुरंग के जरिए पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर अमरनाथ यात्रा को दहलाने की साजिश में जुटा है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अरमानों को चकनाचूर करके रख दिया। सीमा पार से घुसपैठ की नापाक कोशिश नाकाम। बेनकाब हुई पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश। पाकिस्तान आतंकी 150 मीटर लंबी सुरंग। ये तस्वीरें जम्मू के सांबा सेक्टर में स्थित चक फकीरा चौकी इलाके की है। सीमा से सटी इस फकीरा चौकी के करीब ही बीएसएफ को ये संदिग्ध सुरंग मिली है। ये सुरंग सीमा से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। 150 मीटर लंबी सुरंग के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा और भारत में दहशतगर्दी। तो सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की। उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। सीमा पर सुरक्षा बल आतंकियों की घुसपैठ को लगातार नाकाम कर रहे हैं, जिसके बाद दहशतगर्द चोर दरवाजे के रास्ते देश में घुसने की कोशिश में लगे हैं। पाकिस्तानी सेना की शह पर आतंकी सुरंग बनाकर घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के गठजोड़ की कहानी बयां कर रही है ये सुरंग, जिसे पहली नजर में देखकर ही लग रहा है कि किसी पेशेवर इंजीनियर ने इसे अंजाम दिया है। बीएसएफ को आरंभिक जांच के दौरान पता चला है कि ये सुरंग पाकिस्तानी सीमा में पाकिस्तानी फौज की चौकी
चमन खुर्द फियाज के पास से शुरू होती है, जो भारतीय सीमा से लगभग 900 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद ये सुरंग भारतीय सीमा में आकर लगभग 150 मीटर की दूरी पर खुलती है। यानी कुल मिलाकर 1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में खोदी गई। पाकिस्तान के साजिश वाली सुरंग तक बीएसएफ कैसे पहुंची, उसके तार सुजमा में हुए आतंकी हमले से जुड़े हैं। 22 अप्रैल को जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला किया था। बाद में सेना ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया था। जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकवादी सांबा के सोपोवाल से मिनी ट्रक के जरिए सुजवा पहुंचे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू भी 29 अप्रैल को आतंकियों के रास्ते को ट्रैक करने सांबा पहुंचे थे। करीब 11 बजे इन दोनों आतंकियों ने पाकिस्तान के शक्करगढ़ से घुसपैठ की और इसी बसंतर नाले से होते हुए करीब 1 बजे वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर पहुंचे। सुजमा में आतंकी हमला पीएम मोदी के जम्मू दौरे से महज 2 दिन पहले हुई, जिसके बाद बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही बीएसएफ के जवानों को कल शाम संदिग्ध सुरंग मिली। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि सुजवा में आतंकी हमले में शामिल जैश के दोनों आतंकियों ने इसी सुरंग के जरिए घुसपैठ की थी। बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को बेनकाब कर दिया है, जो सुरक्षा बलों के लिए अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी कामयाबी है। तो अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले 150 मीटर लंबी सुरंग का मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चेतावनी भी और एक बहुत बड़ी सीख भी कि पाकिस्तान कैसे लगा हुआ है इस यात्रा को निशाना बनाने में। सांबा में जहां सुरंग मिली है वहां जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच गई है। ये एक बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि सभी जो टेरर से जुड़े हुए देश के केसेस होते हैं उनको हैंडल करती है, एनआईए की टीम अब यहां मौके पर पहुंची है जहां सांबा में ये सुरंग मिली है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ये एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। अब एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है, क्या कुछ फाइंडिंग्स हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, चूंकि जो सुरंग है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर है। यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सीमा के भीतर पाकिस्तान की चौकी मौजूद है, जहाँ पर ये संभवतः ये सुरंग वहाँ से खोदी गई और 150 मीटर भीतर भारतीय सीमा के अंदर ये सुरंग लाई गई। लगभग 1 किलोमीटर के लगभग ये सुरंग खोदी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कि बीएसएफ को भी शक है कि इस मामले में अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से और नारकोटिक्स को भारत में भेजने के उद्देश्य से संभवतः ये सुरंग खोदी गई थी। सुरंग अगर आप देखेंगे तो इस कदर खोदी गई है जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज की देखरेख में जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं उन्होंने संभवतः ये सुरंग बनवाई होगी। बहुत ही क्रूशियल टाइम है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कश्मीर है वहाँ पर चुनाव का माहौल भी धीरे धीरे अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि परिसीमन की जो व्यवस्था है वो भी लगभग पूरी हो गई है और आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय वहाँ चुनाव कराने का भी निर्णय ले सकता है। ऐसे में सुरंग का पकड़ा जाना अपने आप में साबित करता है कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति बनी रहे। यही कारण है कि वो नई सुरंगें खोद कर, मैं आपको महत्वपूर्ण बात और बता दूं शोभना कि पिछले 1.5 सालों में ये 5वीं सुरंगें जो लगातार पकड़ी गई है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी। और खास तौर पर यह जानकारी बहुत अहम हो जाती है कि पिछले 1-1.5 साल में 5 सुरंग ऐसी मिली हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाने के लिए लगातार पाकिस्तान लगा हुआ है। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर घमासान छेड़ रखा है। राज ठाकरे की बीजेपी से करीबी की अटकलें सामने आ रही हैं। राज ठाकरे अगले महीने अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें मैं अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। मैंने योगी जी से निवेदन किया है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक योगी जी को भी उनसे नहीं मिलना चाहिए।
तो राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, ये ब्रजभूषण जो कि बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बयान दिया है, सांसद है बीजेपी के उत्तर प्रदेश से, और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मुलाकात नहीं करनी चाहिए राज ठाकरे से, और ये मुलाकात तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि राज ठाकरे लगातार मराठी मानुष होने का दावा पेश कर उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते रहे हैं। मुंबई में कई बार एमएनएस के कार्यकर्ता जो हैं वो जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मजदूर जाते हैं या जो रेहड़ी लगाने वाले लोग जाते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं उत्तर भारतीय होने के नाम पर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें कहा है कि अगर वो बिना माफ़ी मांगे वहां आएंगे नॉर्थ इंडियन से तो वो नहीं घुसने देंगे। आपका गांव अयोध्या से मात्र 19-20 किलोमीटर दूर है। एयर दूरी 4 किलोमीटर, एयर दूरी 4 किलोमीटर, सड़क से 11 किलोमीटर। क्या उसी भरोसे आप कह रहे हैं कि उनको नहीं रोकना, उनको नहीं आने देंगे? अयोध्या में मेरा बचपन बीता है, अयोध्या का एक एक बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, सारे साधु संत जुड़े हुए हैं, बूढ़े से लेकर के जवान तक जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार है। मैं कह सकता हूं कि अयोध्या में गृहस्थ भेष में मतलब अगर किसी को सबसे ज़्यादा सम्मान गृहस्थ भेष में अगर अयोध्या में किसी को सम्मान मिलता है तो ब्रजभूषण सिंह को मिलता है, और इसलिए नहीं मिलता है कि आज ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं। ब्रजभूषण सिंह जब एक विद्यार्थी थे, साइकिल से चलते थे, तब से मिलता है। ऐसा क्या हो गया ब्रजभूषण जी की राज ठाकरे को आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, ये मैं एक रोज़ टीवी पर देख रहा था कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मेरे मन में ये विचार आया कि उनको बिना माफ़ी मांगे घुसने नहीं देना चाहिए। तो ये काम तो कोई सरकार करेगी नहीं और कोई वैसा करेगा नहीं, क्योंकि लोगों की भूलने की आदत है। लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, टैक्सी वालों की पिटाई नहीं भूला हूँ, छात्रों की पिटाई नहीं भूला हूँ, मजदूरों की पिटाई नहीं भूला हूँ, अखबार वालों को, मीडिया वालों को और जो है फिल्म वालों को क्या क्या नहीं सहना पड़ा है साहब, क्या क्या नहीं किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने सुना कि ब्रजभूषण जो हैं सांसद हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में घुसने नहीं देंगे राज ठाकरे को जब तक कि वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते हैं। क्या एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई सफाई, कोई बात? देखिए शोभना, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे का अतीत, भले ही वो अब हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनना चाह रहे हों, लेकिन उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, तो उसके बाद उन्होंने उत्तर भारतीय विरोध का मुद्दा उठाया, और जो उत्तर भारतीय छात्र थे जो कई प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए जो मुंबई पहुंचे थे, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे, उनके ऊपर हमले किए गए। जो उत्तर भारतीय टैक्सी ऑटो रिक्शा चालक थे या मिलों में काम करने वाले लोग थे, मजदूर लोग थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों पर जो है एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हमले किए थे। मुंबई में, नासिक में, पुणे में कई ठिकानों पर जो है उत्तर भारतीय विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें कि कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो अब राज ठाकरे जो है, चूंकि मराठी के मुद्दे ने उनको कोई सियासी फायदा नहीं दिलाया, इसलिए अब वो हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इस जैसे मुद्दे, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के सांसद ने जो बात कही है, ये उनकी पार्टी लाइन से मेल नहीं खाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और राज ठाकरे के बीच जो है करीबी आ रही है, और राज ठाकरे जो भी मुद्दे उठा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप जितेंद्र दीक्षित की राज ठाकरे को बी टीम माना जा रहा है बीजेपी की। ऐसे में उत्तर प्रदेश से सांसद अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की लाइन वो नहीं होगी। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन का मकारीव मुर्दों का शहर बन चुका है। रूसी फौज ने मकारीव में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। आम लोगों को पहले बंधक बनाया गया, फिर तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। मकारीव में सबसे भयानक क्राइम
वॉर की ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह। वहां पर क्या हालात है, किस तरीके का दर्दनाक माहौल है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे आपको इस रिपोर्ट में। मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि रूसी फौज ने मकारीब में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इतना लंबा वक्त बीत चुका है, जो युद्ध लग रहा था कि हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, वो इतने लंबे समय तक खिंच गया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। ये मकारीब है। कुछ दिन पहले तक यहाँ जिंदगी थी, लेकिन अब यहाँ मौत का मातम है। अब यहाँ आंसू ही आंसू हैं। रूसी फौज के हमलों ने यूक्रेन के मकारीब को बना दिया है मुर्दों का शहर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 70 दिन हो चुके हैं और अभी भी लोगों की लाश मिलने का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों की लाशें जंगल में मिली है। एक पीड़ित महिला है जिनके परिजन की लाश, उनका शव जंगल में मिला है और आज ही इस शव की पहचान हो सकी है। इस महिला को यहाँ के स्थानीय पुलिस अपने साथ लेकर आई थी, जंगल में लेकर गई और सबसे पहले उस जंगल के परिसर से माइन को हटाया। माइन हटाने के बाद महिला को शव दिखाया गया और महिला ने पहचान किया कि यह शव उनके ही परिवार के सदस्य का है, उनके पति का है। और महिला का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि महिला पिछले कई दिनों से अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रही थी लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। और आज जब महिला को यह पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और बेहद दुखद स्थिति है। आपको बताते हैं, ये जंगल का इलाका और जंगल के बीच में रूस की सेना का ठिकाना था। यहाँ के बंकर में रूस की सेना छिपी हुई थी और इन्हीं बंकरों में जब माइन हटाने का काम यहाँ की यूक्रेन की सेना कर रही थी, उसी दौरान कुछ शव बरामद हुई हैं और वो जो शव बरामद हुए हैं वो शव इन्हीं लोगों के हैं जिनके परिजन आज जिन्होंने शवों की पहचान की। ये दुखद स्थिति और भयावह स्थिति है। एबीपी न्यूज की टीम जब मकारीब पहुंची तो हमारे कैमरे में कैद हुई रूस यूक्रेन महायुद्ध की सबसे डरावनी तस्वीर। वो तस्वीर जो इंसानियत के कत्ल की कहानी की गवाही दे रही थी। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी फौज ने इस इलाके पर कब्जा जमाने के बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि रूस के सैनिकों ने मकारीब में आम लोगों को पहले बंधक बनाया और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। आज युद्ध के 70 दिन हो चुके हैं और अभी भी जंगल में जिन जगहों पर रूस के बंकर हैं, रूस के ठिकाने हैं रहे हैं, जहां से अब रूस की सेना पीछे हटी है, वहां माइंस हटाया जा रहा है सबसे पहले। और माइंस हटाने के बाद जब वहां बंकरों में तलाशी ली जा रही है तो वहां पर आम लोगों के शव मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन जंगलों में आम लोग कैसे पहुंचे, और यही आरोप यूक्रेन रूस पर लगा रहा है कि आम लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें जो प्रताड़ना दी गई उन पर हमला किया गया, उन्हें मारा गया और उनको मारने के बाद इस जंगल में लाया गया और जंगल में बंधक बनाकर रखा गया। और जब यहाँ से रूस की सेना हटने लगी तो उनकी हत्या कर दी गई। यूक्रेन ने ऐसा दावा किया गया है कि जिन लोगों के शव जंगलों में मिले हैं उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उन्हें बेहद नज़दीक से गोली मारी गई। इस प्रकार का आरोप यूक्रेन ने रूस पर लगाया है, रूस के सैनिकों पर लगाया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने मकारीव में सबसे भयानक वॉर क्राइम को अंजाम दिया है। पूरे इलाके में रूस के वॉर क्राइम के सबूत बिखरे पड़े हैं। जिस जगह पर हम हैं ये मकारीव रीजन आता है, मकारीव का क्षेत्र आता है और इस जंगल में आप देखिए, आपको थोड़ा सा बंकर और जो उभार नजर आएगा मिट्टी का, वहाँ बंकर है, वहाँ माइंस का खतरा है और इन्हीं जगहों पर शव मिल रहे हैं। तो ऐसे शवों को अब निकाला जा रहा है और आरोप लग रहा है कि रूस ने वॉर क्राइम किया है, आम लोगों को निशाना बनाया है, जिन्हें बंधक बनाकर रखा था, उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें टॉर्चर किया और बेहद नज़दीक से गोली मारी गई। ऐसे पर इन शवों को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो सके। इस प्रकार का प्रयास है यूक्रेन का, ताकि ये साबित किया जा सके कि वाकई में इस युद्ध के दौरान रूस ने वॉर क्राइम को अंजाम दिया है।
एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान मकारीब के उस इलाके में भी पहुंचे जहां सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी फौज ने जिन बंकरों में अपना ठिकाना बना रखा था, अब वहां लाशें ही लाशें हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें दावा किया गया है कि सिर्फ यूक्रेन के कीव प्रांत में 1200 से अधिक आम लोगों की जानें गई हैं और इसमें से 280 लोगों के शवों की पहचान नहीं हो पाई है और 148 मास ग्रेव मिले हुए हैं। मास ग्रेव मतलब होता है जहां पर रूस की सेना रही, उस बंकर में रही और जब वहां उस बंकर को छोड़कर गई तो वहां पर लाशें मिली। वो लाशें आम लोगों की थी जिसमें से 248 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। एबीपी न्यूज़ की टीम यूक्रेन में है और हम उस जंगल में हैं जहां पर रूस की सेना ठहरी हुई थी। उन्होंने अपना एक अड्डा बनाया था, ठिकाना बनाया था और आपको मैं उस जगह पर लेकर चलूँगा जहां के बंकर में रूस की सेना रुकी हुई थी और वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वहां पर जो शव मिल रहे हैं बंकर में, वहां पर क्या स्थिति है और किस प्रकार से शवों को निकाला जा रहा है। बंकर बंकर इतनी सारी लाशें देखकर हर किसी का कलेजा कांप गया। यूक्रेन आर्मी और पुलिस अधिकारियों का दावा है कि ये तमाम लाशें आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की हैं। यहाँ जो यूक्रेन की सरकार दावा कर रही है कि मास ग्रेव है वहाँ पर आम लोगों के शव मिल रहे हैं, यानी कि वॉर क्राइम किया गया है। सवाल ये उठता है कि दूर दराज के गांवों से इन जंगलों में आम लोग कैसे पहुंचे और आरोप है कि इन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया, इनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे, शरीर के अंगों को काटा गया था और बेहद नज़दीक से गोली मारी गई। इस प्रकार के टॉर्चर, प्रताड़ना का आरोप यूक्रेन ने लगाया है। तो मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं और एबीपी न्यूज़ की टीम आपको जंगल में लेकर चलेगी और दिखाएगी। और देखिए किस प्रकार के ये बंकर और गड्ढे आपको नजर आएंगे। ये जो आपको दिख रहा है, इस प्रकार से रूसी सैनिकों ने छोटे छोटे गड्ढे बनाए थे, बंकर बनाने का यहाँ पर प्रयास किया था। एक ये बंकर आप देखिए, दूसरी तरफ ये आप बंकर देखिए, सामने आपको एक बड़ा बंकर नज़र आएगा जो आपको वहाँ बोरियां नज़र आ रही होंगी। एक बड़ी चुनौती यूक्रेन के सैनिकों के सामने ये है कि जिस जगह से रूस की सेना पीछे हटी है वहाँ पर माइंस बिछे हुए हैं, इसीलिए अब तक यहाँ पर जो यूक्रेन के सैनिक थे वो नहीं आ पाए थे। अब जब यूक्रेन के सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं तो उन्होंने पहले माइंस को हटाया और फिर जब बंकर की जांच की तो उसमें आम लोगों की लाशें मिल रही हैं। तो ये मंजर है फिलहाल और आपको लेकर चलते हैं जहां पर डेड बॉडीज़ को निकाला जा रहा है और वहां पर फॉरेंसिक अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी ने आरोप लगाया है कि रूसी फौज को जब यह इलाका खाली करके पीछे हटना पड़ा तो उसने बंधक बनाए गए तमाम लोगों को गोली मार दी और हाथ पांव बांधकर उनके शव बंकरों में छुपा दिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मकारीब के बंकरों से बरामद हुई लाशों के साथ रूस के सैनिकों ने बारूदी सुरंग भी छुपा रखी थी। जी हां, बारूदी सुरंग, ताकि जब यूक्रेन आर्मी या पुलिस की टीम इन लाशों को निकालने के लिए यहां पहुंचे तो एक ही धमाके में उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। मेरे ठीक पास में ये थोड़ी सी जमीन को गड्ढा करके एक शव को दफनाया गया था और सबसे चौंकाने वाली बात है कि ऐसे शवों के ठीक नीचे माइंस रखे गए थे, जिससे कि अगर कोई शव को उठाता है तो माइंस का धमाका हो और वो सैनिक भी या वो कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ जाए। ये देखिए जमीन में थोड़ा सा गड्ढा किया गया है और ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा किया गया है और इसमें ये शव जो है वो पड़ा हुआ है। शव यहाँ पर देखिए किस हालत में, किस स्थिति में पड़ा हुआ है और यहाँ पर यूक्रेनी सैनिकों ने इस शव को बरामद किया है और इसकी पहचान की है और इसी प्रकार से जंगलों में जगह जगह पर ऐसे शव मिल रहे हैं जो कि बेहद भयावह स्थिति में हैं। कैमरामैन आसिफ खान थोड़ा तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से जंगल में बंकर है और यहाँ पर किस प्रकार से डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। ये देखिए ये जंगल में बंकर हैं और आपको बताएं कि जगह जगह पर छोटे छोटे कब्र खोदे गए हैं और ऊपर मिट्टी का एक परत है। तो जब सैनिक वहां पर जा रहे हैं और तो उन्हें इस प्रकार से डेड बॉडी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जंगलों से आम गांव वालों के शव बरामद हो रहे हैं, जो बेहद डरावनी और बेहद चिंताजनक तस्वीर है। और
यूक्रेन आरोप लगा रहा है रूस पर कि इसी प्रकार के वॉर क्राइम रूस ने किए हुए हैं, पर सवाल ये है कि इस प्रकार के बंकरों में ये आम लोग कैसे पहुंचे, और इसीलिए यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है कि ये वॉर क्राइम किया गया है, और अब तक 3000 से अधिक वॉर क्राइम का आरोप लग चुका है। में बंद महाराष्ट्र की निर्दलीय विधायक रवि राणा को भी जेल से रिहाई हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले नवी मुंबई की तलोजा जेल से निकले हैं रवि राणा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पति हैं रवि राणा। रवि राणा को राजद्रोह के केस में कल जमानत मिल गई थी। आज अब वो 12 दिन बाद निर्दलीय विधायक बाहर निकले हैं। हनुमान चालीसा विवाद के चलते जेल में बंद थे दोनों ही पति पत्नी। नवनीत राणा सीधे भायखला जेल से निकलकर लीलावती अस्पताल पहुंची, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब 12वें दिन तलोजा जेल से रवि राणा को भी छुट्टी मिल गई है। ये तस्वीरें उस समय की जब रवि राणा जेल से बाहर निकले। आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा विवाद के चलते दोनों ही पति पत्नी, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में थे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ कृष्णा ठाकुर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। कृष्णा ठाकुर, मैं अपडेट जानना चाहूंगी इस खबर का। क्या अब रवि राणा सीधे लीलावती अस्पताल अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हैं या फिर घर जा रहे हैं? क्या अपडेट? देखिए, अब से 15 मिनट पहले रवि राणा जो है वो नवी मुंबई के तलोजा जेल से निकले हैं, और जो उनके समर्थक और दोस्त जो उनको लेने पहुंचे थे वो यही जानकारी दे रहे हैं कि रवि राणा जो है पहले अब लीलावती अस्पताल जाएंगे। पहले खबर ये थी कि रवि राणा जो है खास स्थित अपने घर पे जाएंगे, लेकिन जैसे उनको जानकारी मिली कि नवनीत राणा की तबीयत जो है नासाज है, बिगड़ी हुई है, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो जो है यहाँ से सीधा अब जाएंगे लीलावती अस्पताल। अभी की अगर बात करूँ तो हम उनका काफिला है उनके पीछे हैं, और अभी उन्होंने सानपाड़ा का रास्ता क्रॉस किया हुआ है, तो अभी भी कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का समय जो उनको लगेगा लीलावती अस्पताल पहुँचने में। लेकिन ये स्पष्ट है कि रवि राणा पहले अब लीलावती अस्पताल जाएंगे और उसके बाद ही घर जाएंगे। ऐसे उनके जो समर्थक हैं और उनके जो दोस्त उन्हें लेने पहुंचे थे वो हमें उन्होंने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा ठाकुर इस पूरी जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही पति पत्नी जेल से निकल चुके हैं। नवनीत राणा भायखला जेल से सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब 12 दिन बाद जब रवि राणा उनके पति तलोजा जेल से रिहा हुए हैं तो सीधे वो लीलावती अस्पताल अपनी पत्नी नवनीत राणा से मिलने जा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।